अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो प्रोस्टोटोरिया या जो प्रोस्टेट ग्लैंड की रतूबत या जरियान मज़ी भी इसको कहा जाता है, उसके बारे में होम्योपैथिक की अद्वियात का है। प्रोस्टोटोरिया ये एक ख़ास किस्म की रतूबत होती है, लेसदार किस्म की, जो कि अंडे की सफ़ेदी की तरह की रतूबत होती है। और ये अक्सर मर्दों को पेशाब वाली नाली से इसका अखराज होता है ड्रॉप्स की सूरत में। और ये ज़्यादातर उस वक़्त इसका अखराज होता है जब मर्द को शहवत हो रही होती है, वो शहवत के मूड में होता है, ये शहवत के ख्यालात में होता है। उस वक़्त उसको ये जरियान मज़ी या प्रोस्टेट ग्लैंड की जो रतूबत है उसका अखराज हो जाता है, जो कि लेसदार होती है। और या फिर जमा के वक्त में भी ऐसा हो सकता है। ये सेहतमंद मर्दों के साथ ये इन दो कंडीशंस में इन रतूबात का इखराज होता है, जो कि जरियान मज़ी कहलाती है या प्रोस्टोटोरिया जिनको कहा जाता है। और ये जो है इसकी पहचान ये है कि ये अंडे की सफ़ेदी की तरह लेसदार होती है और ये ड्रॉप्स की सूरत में निकलती है। और बाज़ लोग इसको जरियान मनी भी समझते हैं, जबकि ये जो है वो नहीं होती, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की रतूबत होती है। और ये जो है सेहतमंद मर्दों में इसके जो टाइमिंग है वो शहवती के ख़यालात जिस वक़्त हों या शहवानी ख़यालात जिस वक़्त आ रहे हों, उस वक़्त ये इसका इखराज हो सकता है, या फिर जमा से पहले इसका इखराज हो सकता है। जबकि आम तौर पर अगर ये किसी को प्रॉब्लम शुरू हो गया, जिसको चलते फिरते उठते बैठते इसके कतरे निकल जाते हों, और ख़ासकर बाथरूम में जब जाता है पेशाब या पखाने के लिए, उस वक़्त भी पेशाब से पहले या पेशाब के बाद भी ये लेसदार जो कतरे हैं वो निकलते हैं और इनका इखराज होता है, या पेशाब करने के बाद में भी होता है और पेशाब करने से पहले भी होता है, और या पखाने के दौरान में, पखाने से पहले या बाद में होता है, या बैठे हुए, लेटे हुए, चलते फिरते अगर ये प्रोस्टोटोरिया का इखराज हो रहा है, जरियान मज़ी का इखराज हो रहा है और लेसदार मवाद निकल रहा है, तो ये इतना ख़तरनाक या बहुत ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे बहुत ज़्यादा किसी किस्म का नुकसान हो सके, मगर इसका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से फिर बहुत सारे मामलात आगे चलकर और मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। ये तो आपको समझ आ गया कि ये गद्दा कदामिया या प्रोस्टेट ग्लैंड की एक रतूबत है जो कि निकलती है, और सेहतमंद लोगों में जो है शहवानी ख्यालात की वजह से या जमा से पहले, मिलाप से पहले ये रतूबात का इखराज होता है। तो ये एक कोई ऐसा मसला नहीं है, ये नॉर्मल एक चीज़ है। जबकि आम रूटीन में अगर इसका इखराज हो रहा है और बार बार हो रहा है, इस रतूबत का जो गद्दा दामा पैदा कर रहा है और वो बाहर निकल रही है, ख़ासकर बाथरूम में पेशाब से पहले या पेशाब से बाद में, या चलते फिरते हुए या बैठते हुए, उठते हुए या लेटे हुए भी अगर इनका इखराज हो रहा है, तो फिर इसका इलाज ज़रूरी है। इसके जो असबाब हैं वो कई किस्म के असबाब हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो या मसाने के अंदर पथरी खुदा न खास्ता किसी को है, या आ गई है किडनी से आगे ट्रैवल करते हुए मसाने में पहुंच गई है और उसने वहाँ पे रुक गई है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। मसाने की सोजिश की वजह से भी हो सकता है, स्वेलिंग की वजह से। कॉन्स्टिपेशन मुसलसल रहती हो, कब्ज़ मुसलसल रहती हो इन मर्दों को, तो उनको भी ये रतूबत का इखराज हो सकता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज़ होती है, मरीज़ पखाना करने के लिए बैठता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है, तो इस ज़ोर लगाने से भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी रतूबत खारिज कर देता है और वो फिर पेशाब वाली नाली से बाहर निकल आती है। और आम तौर पर लोग ये समझते हैं शायद ये कोई उनको ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी मर्दाना तकलीफ़ हो गई है, या कोई पोशीदा पेचीदा अमराज उनके अंदर पैदा होना शुरू हो गए हैं और वो परेशान हो जाते हैं, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और इलाज की तरफ जाते हैं। और जबकि नासमझ जो बैठे होते हैं, जो नीम हकीम या दूसरे ऐसे लोग जो कि इस बात को नहीं समझ सकते, और वो फिर उनको ऐसी अद्वियात दे देते हैं
जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं, बजाय फ़ायदा देने के उनको मज़ीद नुकसान उन अद्वियात से होता है। तो ज़रूरी है कि पहले मर्ज़ की तशख़ीस की जाए और ये समझा जाए कि ये क्या मर्ज़ है, फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाए, बग़ैर सोचे समझे या ये अपने तरफ से एक नतीजा अख़ज़ कर लेना कि ये जरियान मनी ही है और उसकी मेडिसिन आप शुरू करवा दें, तो ये भी मरीज़ के साथ अच्छा नहीं है। तो आप पहले मरीज़ की पूरी तशख़ीस करें, उनसे पूरा बात को समझें और उससे मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेकर उसकी बीमारी की तशख़ीस करके फिर आप उसकी मेडिकेशन करें, यही बेहतर तरीका होता है। अच्छा, फिर इसमें ये है कि मकद के अंदर अगर ख़राश है या बवासीर का मसला है या खुदा न खास्ता कोई ऐसा मकद का बगंदर वगैरह का या कोई और ऐसा कोई मसला है जिसमें कि पखाने के दौरान ब्लीडिंग होती है या वहाँ पे ख़राश पैदा हो गई है या स्वेलिंग हो गई है बड़ी आंतड़ी के मुंह के ऊपर पखाने वाली जगह पे कोई इन्फेक्शन है, कोई फोड़ा है, कोई दाना है, पाइल्स है, कोई भी इशू है, उस वजह से भी ये जो है आपको जरियान मज़ी या प्रोस्टेटोरिया का मसला हो सकता है। और ऐसे लोग जिनको यूटीआई की बीमारी रह चुकी हो पहले, बहुत ज़्यादा पस सेल्स वगैरह आते रहे हों और उनके जो है पेशाब वाली नाली में इन्फेक्शन रह चुकी हो और वो अब ठीक हो चुकी हो, लेकिन अभी उसके कुछ असरात बाकी हों, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रोस्टेटोरिया का मसला हो सकता है, जिनको पेशाब वाली नाली की कभी कोई इन्फेक्शन रह चुकी हो तो उनको भी ये मसला हो सकता है। इसमें जो है असल सबब का जानना ज़रूरी है। अगर मरीज़ को कब्ज़ रहती है, मेन मसला जो ज़्यादातर देखने में आता है वो कब्ज़ का ही होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं और बैठे रहने का जिनका बहुत ज़्यादा काम है, ऑफिस वर्क करते हैं या ताजर हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो कि बैठे रहते हैं ज़्यादातर अपनी सीट पे 7-8 घंटे तक या इससे भी ज़्यादा टाइम तक वो बैठकर गुजारते हैं और बैठकर उनका कारोबार होता है अपनी दुकान पे, शॉप पे, ऑफिस में या किसी ड्यूटी के दौरान उनको बैठने का काम है, तो ऐसे लोगों को कब्ज़ का भी अंदेशा रहता है और वो फिर ऊपर से ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जिनमें मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा होती हैं या रोगनी ग़िज़ाएँ ज़्यादा होती हैं और तली हुई चीज़ें ज़्यादा होती हैं और गोश्त वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे लोगों को कब्ज़ की अक्सर शिकायत होती है और वो इसमें काफ़ी अरसे से मुब्तला होते हैं और वो उनकी हैबिट बन चुकी होती है और वो कब्ज़ के साथ उन्होंने मैनेज कर लिया होता है, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, जबकि बाथरूम में सुबह-सुबह उनका काफ़ी टाइम लगता है, उनको काफ़ी टाइम बाथरूम में गुजारना पड़ता है इसी कब्ज़ की वजह से। तो ऐसे लोगों को मोस्टली ये प्रोस्टेटोरिया का मसला या जरियान मज़ी का मसला हो जाता है और ऐसे क्योंकि जब मरीज़ जो है कब्ज़ का जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर आज़माई करता है पखाना निकालने के लिए और ज़ोर लगाता है, इसी दौरान में ही जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक्टिव होते हैं और वो जो है रतूबत का इखराज करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें फिर ड्रॉप्स जो है मरीज़ को आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के फौरी तौर पर कब्ज़ को दूर किया जाए, उन्हें कब्ज़ कुशा मेडिसिन दी जाए या उनको अनीमिया का जो है वो एडवाइस किया जाए कि वो अनीमिया करवाएं या खुद कर लें या फिर कोई ऐसी मेडिसिन लें जिससे उनकी कब्ज़ ठीक हो और वो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल शुरू कर दें जिनसे उनको दोबारा कब्ज़ ना हो। तो फिर इसके बाद जो है आप दूसरे मसाइल भी देखें कि क्या मरीज़ को कभी यूटीआई वगैरह का या कोई जो है पेशाब वाली नाली की इन्फेक्शन या कोई और इस तरह के मसाइल तो नहीं हुए या उसे गनोरिया या सुजाक वगैरह का या फिर उसे जो है और इस तरह की कोई जिनसी बीमारी तो नहीं रही। तो अगर ये इस तरह के मामला आपको देखने में आते हैं फिर उसके मुताबिक इलाज किया जाना ज़रूरी होता है। वैसे आम तौर पर जो अद्वियात हम इस्तेमाल करवाते हैं जरियान मज़ी में या प्रोस्टेटोरिया में या लेसदार मवाद जो अंडे की सफ़ेदी की तरह का होता है और वो पेशाब से पहले या बाद में जिसके ड्रॉप्स आते हैं और चलते फिरते भी मरीज़ों को आते हैं, नौजवानों में ये हैबिट ज़्यादा देखने में आती है या कारोबारी लोगों में ज़्यादा बैठे रहने में, कब्ज़ के मरीज़ों में ज़्यादा ये मसला बनता है। तो ऐसे लोगों के लिए
30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छी अद्वियात हैं। होम्योपैथिक में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है थूजा, ये आपने लेनी है 30 पोटेंसी में। ये देख लीजिए थूजा 30 पोटेंसी में, ये आप ले लेंगे। दूसरी मेडिसिन है इसके साथ एनाकार्डियम, ये भी 30 पोटेंसी में। ये देखिए एनाकार्डियम, ये भी 30 पोटेंसी में ले लेंगे। और तीसरी मेडिसिन इसके साथ कूनियम है, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी। मेरे पास ये 200 पोटेंसी में, लेकिन आपने ये 30 पोटेंसी में लेनी है कूनियम। ये देख लीजिए कूनियम 30 पोटेंसी में, ये आप ले लेंगे। अब करना यूँ है कि इन तीनों को आपस में मिला लेना है और मिलाकर दिन में 3 दफ़ा मरीज़ को इस्तेमाल करने, 5 से 7 कतरे या 10 कतरे सुबह, दोपहर और शाम 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के आप मरीज़ को देंगे। तो मेडिसिन दोबारा बता देता हूँ। थूजा है 30 पोटेंसी में, एनाकार्डियम है 30 पोटेंसी में, और तीसरी मेडिसिन है इसके साथ कूनियम 30 पोटेंसी में। ये तीनों अद्वियात जो हैं आपने ले लेनी है। दोबारा देख लें, मैं दिखा देता हूँ। ये थूजा है, ये देख लीजिए थूजा 30 पोटेंसी में ले लेनी है, और ये एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में ले लेनी है, और ये कूनियम 30 पोटेंसी में ले लेनी है। ये मेरे पास 200 पोटेंसी में, लेकिन आप 30 पोटेंसी में ले लेंगे कूनियम। इन तीनों अद्वियात को आपस में मिला के 5 कतरे 7 कतरे या 10 कतरे तक मरीज़ को आप यूज़ करवा देंगे दिन में 3 दफ़ा। तो इंशाल्लाह ताला ये जो जरियान मज़ी है या प्रोस्टेटोरिया का मसला है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो लेसदार रतूबात का इखराज होता है ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मरीज़ की कब्ज़ की तरफ भी तवज्जो दें, और अगर उसको कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो भी, उसका भी इलाज करें। अगर इसके अलावा कोई अदर मसाइल हैं तो उसका भी इलाज करना ज़रूरी है। तो ये आम तौर पर रूटीन में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।